दोस्तों स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग इतिहास के चैप्टर यूरोप के राष्ट्रवाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके थे। इसमें हम लोगों ने देखने वाला है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो बिस्मार्क ने अपने जर्मनी को एकीकरण करने के लिए क्या क्या योगदान दिया था उसके बारे में जानने वाले हैं, और वह कैसे राजनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क जर्मन सांसद को डायट बोला जाता है। जर्मन सांसद में अपने सफल राजनीतिक मतलब अच्छे राजनीतिक होने का लगातार परिचय देता आ रहा था। मतलब अच्छे काम कर रहे थे, तो इसलिए वो अपने सांसद में अच्छे राजनीतिक होने का लगातार परिचय देते आ रहे थे। वह निरंकुश राजतंत्र के समर्थन थे। मतलब निरंकुश राजतंत्र का मतलब क्या? निरंकुश मतलब जिससे रोका न जा सके, जिस पे अंकुश न हो। राजतंत्र का मतलब होता है जिसमें राजा के द्वारा शासन होता है, और राजतंत्र में वंशज जाता है, एक वंश से दूसरा वंश। मतलब यदि राजा है वो उसके मरने के बाद उसका बेटा या उसका जो वारिस होगा वही उस वहाँ का राजा बनेगा। राजतंत्र का वही मतलब होता है, उसमें राजा ही सर्वे सर्वा होता है। तो वह निरंकुश राजतंत्र के समर्थन के साथ जर्मनी का एकीकरण चाहता था। वह चाहता था कि जर्मनी में राजतंत्र लागू ही रहे, ताकि मेरे बाद मेरे ही वंशज क्या बने, राजा बने। इसी के साथ वह क्या चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण करे। इसकी कूटनीतिक सफलता थी कि उदारवादी और कट्टरवादी। उदारवादी का मतलब क्या है? इंसान यदि अपने विवेक से छाए रहते उसी को क्या कहते हैं, उदारवादी। कट्टरवादी मतलब अपने देश के प्रति ज़्यादा समर्पण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कट्टरवादी कहते हैं। उसकी कूटनीति की सफलता क्या थी? एक उदारवादी को लेकर अपने विवेकशील और कट्टरवादी जर्मनी के प्रति जो समर्पण था उसके लेकर वह क्या करते थे कि मतलब वहाँ का जनता का समर्थन मिल जाता था, वहाँ पे शासन करते थे। कट्टरवादी दोनों ही बिस्मार्क को अपने समर्थक समझते थे। मतलब इस दोनों के कारण ही वहाँ के राजनीतिक बने हुए थे। इसी के कारण वह एक सफल राजनीतिक कहला रहे थे। बिस्मार्क रक्त लौह नीति को अपनाते हुए जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। रक्त लौह नीति क्या होता है? रक्त मतलब तो जानते हैं खून खराबा। लौह नीति मतलब तलवार, मतलब मार काट से विश्वास करके ही वह चाहते थे क्या कि जर्मनी का हम एकीकरण करें। जो इसमें अवरोध आए उसे मार काट करके हम हटा दें और आप जर्मनी को एकीकरण कर लें। एकीकरण का मतलब तो बहुत बार समझा चुके हैं इससे पहले वाला क्वेश्चन सब में। इसके लिए वह सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहता था। जाहिर सी बात है, यदि मार काट यदि युद्ध का बात हो तो वहाँ पे सेना की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके लिए वह क्या करता था, अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहता था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक संख्या में क्या हो, सेना हो। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया। अनिवार्य सैन्य सेवा का मतलब क्या है कि मतलब हर एक परिवार से आपको सेना में एक न एक आना ही पड़ेगा। तो वह क्या किया, अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया, जिससे सेना की संख्या बढ़े और हम जर्मनी को एकीकरण कर पाए। यही उसका सोच था। बिस्मार्क ने पारसा देश को मजबूत करने का प्रयास किया। मतलब उसके अड़ोस पड़ोस में पारसा देश था, उसको क्या किया, मजबूत करने का प्रयास किया, ताकि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो अवरोध खड़ा करेगा। मतलब ऑस्ट्रिया भी, इटली के एकीकरण में भी बाधा बना हुआ था ऑस्ट्रिया ही, और जर्मनी के एकीकरण में ही ऑस्ट्रिया ही बाधा था। तो वह जानते थे कि ऑस्ट्रिया हमको ऐसे आसानी से होने नहीं देगा। इसलिए बिस्मार्क क्या करता था कि अपने बगल वाले देश को मजबूत करने का प्रयास किया, ताकि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया अवरोध खड़ा करने की स्थिति नहीं करे। मतलब यदि वह करेगा तो पहले उससे लड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पे आएगा। लेकिन अपनी कूटनीति के चाल में फंसकर ऑस्ट्रेलिया से संधि कर ली। मतलब अपने कूटनीति के चलते वह क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया से संधि कर लिया। बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया से युद्ध असंभावी मानता था। उसे संधि कर लिया, लेकिन वह जानता था कि ऑस्ट्रेलिया से युद्ध एक न एक दिन होगा ही होगा, इसलिए अवश्यभावी मानता था। लेकिन उसकी मानना था कि दुनिया ऑस्ट्रेलिया को आक्रमणकारी समझे। जैसे हम लोग भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होता था, तो आप लोग हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे कि भारत पहले मतलब उस पर यानी कि अटैक नहीं करता है। यदि उधर से कोई अटैक या कोई यानी कि आक्रमण किया जाता है, उसके बाद ही यहाँ इंडिया से युद्ध किया जाता है, ताकि कि हम पे विश्व का दबाव नहीं पड़े और विश्व का दूसरे देश ये नहीं समझे कि इंडिया ही लड़ाई कर रहे थे। वही बिस्मार्क का मानना था कि हम लड़ाई पहले नहीं करेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया हम पर आक्रमण करेंगे तो तब हम लड़ाई करेंगे, ताकि दुनिया समझे कि ऑस्ट्रेलिया ही क्या है, आक्रमणकारी है, ताकि हमें दुनिया से मतलब मदद भी मिल सके।
दोनों में युद्ध शुरू हो गया। फ्रांस तटस्थ बना रहा, मतलब फ्रांस तटस्थ मतलब बॉर्डर लाइन होता है ना, जैसे समुद्र साहब का जो अति तट होता है तो उसी को क्या कहते हैं, तटस्थ मतलब स्थिर था। ऑस्ट्रेलिया ने सन 1966 ईस्वी को परसा के खिलाफ सीडावा युद्ध की घोषणा कर दी। परसा को तो इससे पहले देख चुके थे कि वो जर्मनी क्या करता था, बिस्मार्क, मतलब उसको मदद करता था ताकि वह मजबूत हो सके और ऑस्ट्रेलिया से क्या सके, युद्ध कर सके। तो ऑस्ट्रेलिया ने 1866 ईस्वी में परसा से सेडेवा युद्ध की घोषणा कर दी, मतलब परसा से युद्ध करना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम क्या था, सेडेवा युद्ध। कब स्टार्ट किया था, 1866 ईस्वी में। संधि के अनुसार परसा के पक्ष में इटली ने ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण कर दिया, मतलब परसा का इटली से क्या था, संधि था, और इटली का भी एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया ही बाधक था, तो वो उसने भी क्या किया, ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण कर दिया। अतः ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से घिर गया, उधर से परसा और इटली आक्रमण कर दिया, इधर से जर्मनी कर दिया। इस कारण से वह क्या हुआ कि बुरी तरह से हार गया, मतलब दोनों तरह से युद्ध में घिर गया, तो दोनों तरह से उसको सेना कम पड़ गया, तो वह निश्चित तौर पर हार जाएगा, तो वह हार गया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की कूटनीति सफल रहे। इस सब कारण से जो उसने कूटनीति जो चाल रची थी वह सफल रहा, और वह अपने अंततः 1871 ईस्वी में जर्मनी को एकीकरण हुआ। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। यदि 5 नंबर में पूछा जाए तो पूरा लिख देंगे, यदि 2 नंबर में पूछा जाए तो यहाँ तक लिख देंगे। बिस्मार्क के बारे में यदि पूछा जाए तो यहाँ तक लिख देंगे तो सफिशिएंट है, तो पूरा में पूरा मार्क मिल जाएगा, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।